हाँ जी, तो अब हम करेंगे पार्ट 2 फ्रॉम द चैप्टर पावर शेयरिंग, यानी कि पावर शेयरिंग का आज अब हम करेंगे पार्ट 2। तो पार्ट 2 में हम आ गए थे यहाँ पे श्रीलंकाज पाथ मेजोरिटेरियनिज्म एंड कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि श्रीलंका का रास्ता, यानी कि श्रीलंका ने कौन सा रास्ता चुना। उन्होंने रास्ता चुना कौन सा, बहुसंख्यकवाद का। मेजोरिटेरियनिज्म क्या होते हैं, बहुसंख्यकवाद, और उसके बाद फिर कॉन्फ्लिक्ट यानी कि विवाद। श्रीलंका ने बहुसंख्यकवाद को चुना और साथ में फिर क्या हो गया, उसके बाद विवाद हो गया। इन कॉन्ट्रास्ट टू बेल्जियम, बेल्जियम के विपरीत श्रीलंका अडॉप्टेड ए मेजोरिटेरियन अप्रोच आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस इन 1948। 1948 में आज़ादी प्राप्त करने के बाद श्रीलंका ने कौन सा रास्ता अपनाया, मेजोरिटेरियन का, यानी कि बहुसंख्यकवाद का। उन्होंने क्या किया था, सिंहला कम्युनिटी फॉर्मिंग ए मेजोरिटी। श्रीलंका में सिंहली जो कम्युनिटी थी वो मेजोरिटी में थी, यानी कि ज़्यादा संख्या में थी। एंड सोट टू स्टैब्लिश देयर सुप्रीमेसी, और उन्होंने चाहत की, यानी कि सोट मीन्स क्या है, इच्छा जाहिर की, किस चीज़ की, कि अपनी सुप्रीमेसी की, यानी कि अपनी सर्वोच्चता को इस्टेब्लिश करें, यानी कि स्थापित करें। दिस led to policies that favored सिंगला स्पीकर फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। और इससे क्या हुआ, ऐसी नीतियां बन गई कि उन्होंने फेवर किया, यानी कि पक्ष लिया किन का, सिंगला स्पीकर्स का। जो जितने भी सिंगली भाषा बोलने वाले या सिंगली लोग थे उनका फेवर किया फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब के लिए। एंड यूनिवर्सिटी पोजीशन, यूनिवर्सिटी में जो भी जॉब्स होती थी वहाँ पे मेकिंग सिंगला द ऑफिशियल लैंग्वेज, और उन्होंने सिंहली लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज कर दिया। जैसे कि अपने यहाँ पे भी सपोज करो कि अपने यहाँ पे जैसे मेजोरिटी में कौन है, हिंदू है, तो हिंदू कम्युनिटी के लिए ही ऐसी पॉलिसी बना दे, उसी का फेवर करने लग जाए, ठीक है, और हिंदी भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दे। जैसे अपने यहाँ पे भी कह रहे हैं ना कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है। एक्चुअली में हमारे यहाँ पे इंडिया में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी और ये जो हमारे इंग्लिश है। तो सेम एज इन्होंने क्या किया, सिंहली भाषा को ही ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। तो दिस गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोमोटेड बुद्धिज्म, और गवर्नमेंट ने साथ ही साथ में क्या किया, बुद्धिज्म, यानी कि जो बुद्धिस्ट जो रिलीजन है, जो सिंहलियों का जो रिलीजन था उसको भी प्रमोट, यानी कि बढ़ावा दिया। दीज मेजर्स, अब इनसे क्या हुआ, जो ये सरकार के द्वारा उठाए गए जो मेजर्स थे, यानी कि जो कदम थे, दीज मेजर्स सिस्टमेटिकली एलिनेटेड द तमिल माइनॉरिटी। इन्होंने क्या किया कि जो तमिल थे श्रीलंका में वो माइनॉरिटी में थे। वो किस में थे, माइनॉरिटी, यानी कि कम संख्या में थे। ज्यादा संख्या में तो कौन थे, सिंहली। तो उनको बड़े ही सिस्टमेटिकली, यानी कि सिस्टम के तहत क्या कर दिया, एलिनेटेड कर दिया, उनको अलग कर दिया। एलिनेटेड का मतलब क्या होता है, अलग करना। द तमिल माइनॉरिटी, तमिल माइनॉरिटी को, हु फेल्ट डिस्क्रिमिनेटेड, जिनको अब क्या महसूस हुआ, भेदभाव महसूस हुआ, कि उनके साथ भेदभाव हुआ है। अगेंस्ट एंड डिनाइड इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, और उनको समान जो कानूनी अधिकार है उनसे वंचित कर दिया, यानी कि मना कर दिया, ठीक है। द रिजल्ट वॉज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रस्ट, और उसके बाद रिजल्ट क्या हुआ कि देश के अंदर क्या फैल गया, इनके अंदर तमिल्स के अंदर क्या फैल गया, डिस्ट्रस्ट, यानी कि अविश्वास, रिसेंटमेंट, यानी कि गुस्सा, अविश्वास व गुस्सा क्या हो गया, वाइड स्प्रेड हो गया। और इससे एक्सक्लेटिंग इनटू बिटर सिविल वॉर, जिससे कि जो सिविल, जो कड़वाहट वाला जो सिविल वार था, यानी कि नफरत वाला जो सिविल वार था वो एक्सक्लेट हो गया, यानी कि वो शुरू हो गया। जैसे अपने यहाँ पे भी आपने देखा हो ना, जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जो माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है वहाँ पे, हिंदू कम्युनिटी है और मुस्लिम कम्युनिटी है, उन दोनों के बीच में डिस्ट्रस्ट पैदा कर रखा है। इसी वजह से तो वहाँ पे डे टू डे वहाँ पे हर प्रकार का जो मिलिटेंट आपको मिलेगा वहाँ पे, है ना। तो वो सिविल वॉर स्टार्ट हो गया यहाँ पे श्रीलंका में। एंड क्लेम्स थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स सीवियरली डैमेज द कंट्रीज इकोनॉमी, जिससे कि जिसके बाद क्या हुआ
कि कई सारे तो लोग मारे गए इस सिविल वॉर में, और बहुत ही ज़्यादा देश की व्यवस्था को, देश की जो इकोनॉमी है, आर्थिक व्यवस्था है, उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ठीक है, जैसे अपने यहाँ पे भी तो रहा ना, अपने यहाँ पे जो मिलिटेंसी है यहाँ इसमें कश्मीर में, तो सबसे बड़ी वजह उसमें भी यही है, मेजोरिटेरियनिज्म, और ये जो ये है माइनॉरिटी का, उन दोनों के बीच में तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। इवन अपने कंट्री में भी पार्शियली ऐसा चल रहा है आज के टाइम में। तो श्रीलंका एक्सपीरियंस हाईलाइट द डेंजर्स ऑफ द मेजोरिटेरियनिज्म एंड क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ पावर शेयरिंग इन डाइवर्स सोसाइटीज। और यहाँ पे श्रीलंका ने एक्सपीरियंस किया कि जो डेंजर होता है मेजोरिटेरियनिज्म का, यानी कि बहुसंख्यकवाद के बाद जो डेंजर आता है, यानी कि जो खतरा आता है, उसको महसूस किया श्रीलंका ने। एंड द क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ पावर शेयरिंग, और यहाँ से ही काफ़ी ज़्यादा जरूरी है पावर शेयरिंग इन डाइवर्स सोसाइटी में। यही तो बात होती है, बार बार यही तो बातें उठाई जा रही है कि भाई समाज में व्यवस्था बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पावर को शेयर करना पड़ेगा। यहाँ हम श्रीलंका के एग्जाम्पल से भी लर्निंग ले सकते हैं, सीख ले सकते हैं। जो आज के टाइम में जो बोल रहे हैं कि यहाँ पे हिंदू राष्ट्र होगा, ये होगा, इनको निकाला जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। एक्चुअली निकाल नहीं सकते हम, किसी कम्युनिटी को यहाँ से एक टाइम से माइग्रेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो भी करोड़ों की संख्या में। तो उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पे भी सिविल वॉर वाली कंडीशन हो जाएगी, और बहुत सारी ऐसी जगह पे सिविल वॉर वाली कंडीशन है भी हमारे इंडिया में। तो यहाँ से हम सीख सकते हैं श्रीलंका के साथ क्या हुआ था। टू अप्रोचेज हार्मनी एंड कॉन्फ्लिक्ट। अब जो ये हार्मनी है, यानी कि शांति और विवाद, इनके लिए दो अप्रोचेज अपनाई गई है। द स्टार कॉन्ट्रास्ट बिटवीन बेल्जियम एंड श्रीलंका विविडली इलिस्ट्रेटेड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफरेंट अप्रोचेज टू डाइवर्सिटी। जो बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है बेल्जियम कंट्री में और श्रीलंका का जो एग्जाम्पल है यहाँ पे, उन दोनों की जो व्यवस्था में जो स्टार कॉन्ट्रास्ट है, जो कि विविडली यहाँ पे दिखाया गया है, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफरेंट अप्रोचेज टू द डाइवर्सिटी। और उसका जो परिणाम हुआ, कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब क्या होता है, परिणाम, उसके जो परिणाम हुए हैं इन दोनों अप्रोचेज से डाइवर्स सोसाइटी में, यानी कि जो अलग अलग जो डाइवर्सिटी विभिन्नताएं हैं, डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, विभिन्नता। विभिन्नता। बेल्जियम थ्रू इट्स इनोवेटिव पावर शेयरिंग। बेल्जियम ने तो क्या किया, उन्होंने एक नया तरीका अपनाया पावर शेयरिंग का, यानी कि सत्ता के बंटवारे का। सक्सेसफुली मैनेज लिंग्विस्टिक एंड एथनिक टेंशंस। उन्होंने बड़े ही सक्सेसफुली लिंग्विस्टिक, यानी कि जो भाषा के आधार पे, और एथनिक टेंशंस थी, यानी जो अलग अलग सामुदायिक जो विवाद था, उसको बड़े ही सक्सेसफुली मैनेज किया। फोस्टरिंग यूनिटी एंड स्टेबिलिटी, और उन्होंने एकता व सामंजस्य को बना के रखा। इट्स लीडर्स रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ अकोमोडेट। और इसके जो नेता थे, यानी कि जो बेल्जियम के जो नेता थे, उनको यहाँ पे समझ आ गया, उन्होंने पहचान लिया। रिकॉग्नाइज का मतलब क्या है, पहचानना। द नीड ऑफ अकोमोडेट, की जरूरत है किस चीज की, अकोमोडेट, यानी कि बनाए रखने की। द इंटरेस्ट ऑफ ऑल कम्युनिटीज, हर समाज की जो वर्ग है उनके इंटरेस्ट को बनाए रखना। लीडिंग टू ए पीसफुल को एग्जिस्टेंस, और उन्होंने बड़े ही शांतिपूर्ण को एग्जिस्टेंस, यानी कि मिल के रहना। को एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, मिल के रहना, यानी कि इन्होंने क्या किया, हर कम्युनिटी को क्या कर दिया, को एग्जिस्टेंट कर दिया। श्रीलंका की तरह नहीं किया। श्रीलंका ने तो क्या किया, मेजोरिटी ग्रुप को पावर में ला दिया, और माइनॉरिटी को क्या कर दिया, माइनॉरिटी ग्रुप को क्या कर दिया, उन्होंने दबा दिया, रिप्रेस कर दिया। लेकिन इन्होंने क्या किया, दोनों को लेके चले, हर कम्युनिटी को, देश के अंदर जो कम्युनिटी थी उन सबको लेके चले। कन्वर्जली श्रीलंका मेजोरिटेरियनिज्म पॉलिसीज विच डिसरिगार्डेड द लेजिटिमेट डिमांड ऑफ द तमिल माइनॉरिटी। श्रीलंका में तो क्या हुआ, उन्होंने मेजोरिटेरियन पॉलिसी अपनाई, जिससे कि जो लेजिटिमेट डिमांड थी तमिल माइनॉरिटी की, यानी कि तमिल अल्पसंख्यकों की जो कानूनी मांगे थी, उसको उन्होंने क्या कर दिया, डिसरिगार्ड कर दिया, उसको अवहेलना कर दी उनकी। ठीक है,
लेड टू डीप डिवीजन, जिससे कि काफी ज्यादा डिवीजन हुआ, एंड डेवास्टेटिंग सिविल वॉर, जिससे कि विनाशकारी गृह युद्ध हुआ। सिविल वॉर का मतलब क्या होता है, जब किसी कंट्री के अंदर कंट्री के ही पीपल आपस में लड़ने लग जाए, उसे ही क्या करते हैं, उसे ही बोलते हैं हम सिविल वॉर। दिस कंपैरिजन अंडरस्कोर्स ए फंडामेंटल लेसन्स, और इसी कंपैरिजन से हम एक फंडामेंटल लेसन सीख सकते हैं। वाइल पावर शेयरिंग कैन बी कॉम्प्लेक्स, हम समझ सकते हैं कि देखो पावर शेयरिंग कॉम्प्लेक्स हो सकती है, यानी कि जटिल तो हो सकती है और चैलेंजिंग भी हो सकती है। इट इज ऑफन एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग सोशल कोहेशन, लेकिन ये सामाजिक कोहेशन यानी कि एक रूपता को बनाए रखती है, एंड प्रिवेंटिंग वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट और इन डाइवर्स नेशन, और समाज के अंदर जो अलग अलग प्रकार के जो हिंसक विवाद है उनको क्या करती है, वो रोकती है। इग्नोरिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैन हैव ग्रेव लॉन्ग लास्टिंग कॉन्सिक्वेंसेज, और माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को अगर हम इग्नोर करेंगे तो उससे बड़े ही सीरियस, ग्रेव यानी कि सीरियस लॉन्ग लास्टिंग कॉन्सिक्वेंसेज, बड़े ही बुरे परिणाम निकलते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब क्या है, लॉन्ग लास्टिंग, बड़े लंबे समय तक उनके परिणाम निकलते हैं, यानी कि समाज के अंदर क्या है, विश्वास पैदा नहीं हो पाता। तो इसीलिए ऐसी सोच के लोगों से और ऐसी प्रकार की जो पॉलिसी है, जो हमारी मेजोरिटेरियनिज्म वाली जो पॉलिसी जैसे श्रीलंका ने अपनाई थी, उनसे दूर रहना चाहिए। किसी भी कम्युनिटी, किसी भी कास्ट या किसी भी रिलीजन को लेके उनका फेवर नहीं करना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट को, अगर लोकतंत्र को बनाए रखना है तो। नेक्स्ट, पावर शेयरिंग वाया पॉलिटिकल पार्टीज एंड इंटरेस्ट ग्रुप्स, और पावर शेयरिंग केवल कम्युनिटी में नहीं होती है, या पावर शेयरिंग केवल सरकारों में नहीं होती, पावर शेयरिंग पॉलिटिकल पार्टीज में भी होती है, और अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं उनके अंदर भी होते हैं। जैसे पावर कैन ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, अलग अलग प्रकार की जो राजनीतिक दल है उसमें भी, उनमें भी पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता। प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, दबाव समूह होते हैं, एंड मूवमेंट ग्रुप्स, और कुछ आंदोलनकारी समूह होते हैं वो। इन ए डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में, सिटीजन हैव द फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर्स ऑफ पावर फॉर पावर, नागरिकों को यह आज़ादी है कि वो पावर के लिए जो अलग अलग प्रकार के जो कंटेंडर है, कंटेंडर मीन्स क्या होता है, प्रतिभागी, यानी कि जो इलेक्शन लड़ने वाले होते हैं, अलग अलग पार्टियों के लोग होते हैं जो लड़ते हैं पावर के लिए। व्हेन मल्टीपल पार्टीज compete, जब बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, compete करती है, पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम, तो ऐसे पावर उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इफ नो सिंगल पार्टी सिक्योर ए मेजोरिटी, यदि कोई भी सिंगल पार्टी मेजोरिटी को सिक्योर नहीं कर पाती है तो टू और मोर पार्टीज में फॉर्म ए अलायंस टू कॉन्टेस्ट, तो फिर क्या होता है, दो या दो से ज्यादा पार्टियां मिलके, जिसको बोलते हैं अलायंस यानी कि गठबंधन, हिंदी में क्या बोलते हैं, गठबंधन। जैसे यूपीए तो कांग्रेस का गठबंधन है अपने देश कंट्री में, और एनडीए किसका है, बीजेपी का। ये बीजेपी है, यूपीए क्या है, कांग्रेस। इन दोनों के जो अलायंस है, ये मिलके, अलायंस का मतलब क्या है कि अलग अलग जो इनकी सहयोगी पार्टी है उनसे मिलके इन्होंने अपना ये ग्रुप बना रखा है, ठीक है। तो ऐसे मिलके वो क्या करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, और फिर वो इफ इलेक्टेड, यदि वो चुने जाते हैं, दे फॉर्म ए कोएलिशन गवर्नमेंट, तो उसके बाद फिर वो एक कोएलिशन गवर्नमेंट बनाते हैं। कोएलिशन गवर्नमेंट का मतलब भी क्या होता है, गठबंधन की सरकार, गठबंधन सरकार, क्या बोलेंगे उसको हम, कोएलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार। देयर बाय शेयरिंग पावर्स, इस शेयरिंग पावर से वो क्या करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। एडिशनली, और इसके अलावा वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप, और अलग अलग प्रकार के जो इंटरेस्ट ग्रुप है, सच एज ट्रेड यूनियन, जैसे कि ट्रेड यूनियन हो गया,
फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन, किसानों के संगठन हो गए, एंड इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप और उद्यमियों के ग्रुप हो गए। ऑल्सो इन्फ्लुएंस गवर्नमेंटल डिसीजन, वो भी मिलके सरकार के निर्णयों को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि आपने इसमें देखा होगा, जब किसान बिल पास किया था सरकार ने, तो उसके लिए जो किसान ऑर्गेनाइजेशंस थे, यानी कि फार्मर ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने मिलके, सभी ने मिलके उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। ऐसे ही इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं, कभी मान लो किसी ट्रेड को लेके अगर सरकार डिसीजन अच्छे नहीं लेती है, तो सरकार क्या, ये जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप है वो उसके खिलाफ लड़के, यानी कि सरकार के खिलाफ खड़े होके उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनके डिसीजन को। ऐसे ही ट्रेड यूनियन है, ठीक है। अब जैसे आज के टाइम में चला है, जैसे हमारे गवर्नमेंट डील करती आ रही है यूएसए के साथ, तो यहाँ पे हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप को और ये ट्रेड यूनियंस है, इनको मिलके करना चाहिए सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट, क्योंकि जो सबसे बड़ा जो लॉस होगा ना, इनको होगा, फार्मर्स को तो होगा ही होगा, इनको सबसे ज़्यादा होगा। तो ये वो तो आज की हमारे इंडियन पॉलिटिक्स है उसमें चल रहा है, लेकिन ऐसा होना चाहिए जो कि सरकार को प्रभावित कर सके उसके डिसीजन को लेके। तो ये ग्रुप्स इसलिए बनाए हुए हैं, ठीक है। बाय पार्टिसिपेटिंग इन गवर्नमेंटल कमेटी, और सरकार की जो कमेटियां होती है उसमें भाग लेके, और थ्रू पब्लिक प्रोटेस्ट, या फिर पब्लिक के साथ प्रोटेस्ट करके, दे एग्जर्ट्स प्रेशर, वो प्रेशर डालते हैं, एंड उनकी पावर को क्या करते हैं, वो सेफिंग देते हैं पब्लिक पॉलिसी आउटकम्स, यानी कि उनकी पावर को वो एक रूप देते हैं जिससे कि उनकी जो पॉलिसी के जो आउटकम्स है वो परिणाम निकल के आते हैं। तो इस प्रकार पावर शेयरिंग होती है पॉलिटिकल पार्टीज में, इंटरेस्ट ग्रुप में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मॉडर्न पावर शेयरिंग, यानी कि आज का जो आधुनिक पावर शेयरिंग कैसे है, ए डायनेमिक प्रोसेस। ये एक प्रोसेस कैसे है, डायनेमिक है, यानी कि जो समय के साथ एडजस्ट हो सकती है, उसे बोलते हैं हम डायनेमिक। इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी, आज के जो लोकतंत्र में पावर शेयरिंग इज नॉट ए स्टैटिक कॉन्सेप्ट, यह केवल एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट नहीं। स्टैटिक का मतलब क्या है, जो एक जगह पे स्थिर रहे, बट ए डायनेमिक, लेकिन ये क्या है, एक चल है, यानी कि चलने वाली है। एंड इवॉल्विंग प्रोसेस, और एक बढ़ने वाली, यानी कि जो इवॉल्विंग का मतलब क्या था, आगे बढ़ते रहने, यानी विकास होने वाली प्रोसेस है। इट इन्वॉल्व्स कॉन्टिन्यूस नेगोशिएशन, इसके अंदर क्या होता है, लगातार बातचीत होती है। नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है, बातचीत, अडेप्टेशंस, और उसको अपनाना, एंड रिस्पॉन्सिवनेस, और जवाबदेही होती है टू सोसाइटल चेंज, यानी कि समाज के अंदर जो चेंजेस होते हैं उसकी रिस्पॉन्सिवनेस होती है। मॉडर्न पावर शेयरिंग अरेंजमेंट ऑफन एक्सटेंड बियॉन्ड ट्रेडिशनल गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर, और जो आधुनिक पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है वो इससे भी आगे एक्सटेंड, यानी कि आगे बढ़ती है बियॉन्ड ट्रेडिशनल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, जो हमारा जो ट्रेडिशनल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है उससे भी परे, टू इंक्लूड सिविल सोसाइटी, जिसमें एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन होता है, मीडिया होती है, इवन इंटरनेशनल बॉडीज भी इसके अंदर आ जाती है। तो आज के टाइम में आपने देखा होगा किसी भी सरकार के डिसीजन को ये तक भी प्रभावित करते हैं, मीडिया भी होती है, सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन भी होती है, इवन इंटरनेशनल बॉडीज भी उनको प्रभावित करती है। द राइज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑल्सो प्ले अ रोल इन एम्पावरिंग सिटीजन्स, और आज के टाइम में जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है इसने भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया है एम्पावरिंग दिस सिटीजन्स, लोगों को, नागरिकों को शक्ति देने में। डाइवर्स ग्रुप टू डिमांड अकाउंटेबिलिटी, अलग अलग ग्रुप की जो डिमांड है अकाउंटेबिलिटी की, एंड इन्फ्लुएंस पॉलिसी, जो कि पॉलिसी को प्रभावित करते हैं। जैसे आज के टाइम में आप देखोगे स्टूडेंट ग्रुप्स हैं, टीचर्स ग्रुप हैं, जो कि पेपर लीक के मामले में सरकार के खिलाफ क्या कर रहे हैं, वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो वो सब किसके तहत हो पाया, डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू ही तो हो पाया, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म में ही उनको इन्फॉर्मेशन मिली है, ठीक है। तो आज के हमारे मॉडर्न पावर शेयरिंग में इनका रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इफेक्टिव पावर शेयरिंग और
प्रभावशाली जो पावर शेयरिंग है इन 21st सेंचुरी रिक्वायर गवर्नमेंट टू बी इंक्लूसिव। तो यहाँ पे यह डिमांड करती है सरकार कैसी होनी चाहिए, इंक्लूसिव यानी कि सबको लेने वाले, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी एंड कैपेबल, और वह इतने उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए जो फोस्टरिंग डायलॉग अमंग वेरियस स्टेक होल्डर्स, यानी कि जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके साथ वो डायलॉग्स कर सके। यानी कि स्टेक होल्डर मीन्स क्या है, जो उसके अंदर शामिल होने वाले कोई भी डिसीजन लेती है, ठीक है। इट्स अबाउट एंश्योरिंग दैट, और यह भी सुनिश्चित करती है कि गवर्नमेंट रिमेन्स रिप्रेजेंटेटिव एंड रिस्पॉन्सिव टू एस्पायरेशंस ऑफ द ऑल सेगमेंट्स ऑफ द डाइवर्स पॉपुलेशन, मेंटेनिंग ट्रस्ट एंड लेजिटिमेटी। यानी कि अलग अलग प्रकार की जो लोगों की जनसंख्या है उनके अंदर ट्रस्ट, विश्वास व लेजिटिमेसी यानी कि कानूनी वैधता बनाए रखने के लिए सरकार को क्या होना पड़ेगा, इन सबको रिप्रेजेंटेशन यानी कि सबको प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा, एंड रिस्पॉन्सिव, और सबकी जो एस्पायरेशन जो उनकी इच्छाएं हैं उनके प्रति जवाबदेह होना पड़ेगा सरकार को। तो ही हमारा मॉडर्न जो डेमोक्रेसी है वो सक्सेस हो सकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मॉडर्न गवर्नमेंट में जो पावर शेयरिंग है वो जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लेसन। यहाँ पे हम पावर शेयरिंग कॉन्सेप्ट को समझते हैं। विच ऑफ द पावर शेयरिंग इन्वॉल्व्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो यहाँ पे आपने पावर शेयरिंग बताना है कि लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव में कौन से टाइप की पावर शेयरिंग है, वर्टिकल, कम्युनिटी गवर्नमेंट, या फिर हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर। यहाँ पे हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर आता है, ठीक है। तो इसमें आंसर होगा आपका सी। तो लास्ट है हमारा कंक्लूजन ऑफ द लेसन, पावर शेयरिंग फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, यानी कि मजबूत लोकतंत्र के लिए पावर शेयरिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन समरी, तो हम समरी में यह कह सकते हैं पावर शेयरिंग इज एन इंडिस्पेंसेबल फीचर ऑफ हेल्दी डेमोक्रेसी, यानी कि यह है हेल्दी यानी कि स्वस्थ लोकतंत्र का ऐसा फीचर है जिसको हम इंडिस्पेंसेबल नहीं कर सकते, यानी कि जिसको हम अलग नहीं कर सकते, यानी कि इसका ये एक अभिन्न अंग है। इट इज़ डिजायरेबल फॉर बोथ प्रूडेंशियल रीजन, और ये काफ़ी जरूरी है दोनों कारणों से, प्रूडेंशियल यानी कि प्रैक्टिकल, एंड सच एज रिड्यूसिंग कॉन्फ्लिक्ट, इंश्योरिंग स्टेबिलिटी। इससे क्या करते हैं हम, विवाद को ख़त्म करते हैं और स्टेबिलिटी को बनाए रखते हैं, और मॉरल रीजंस एम्बॉडिंग द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, क्योंकि लोकतांत्रिक पार्टिसिपेशन के लिए, उसकी लेजिटिमेसी के लिए, उसी कानूनी वैधता के लिए भी यह जरूरी है। ये हो गया इसका मोरल रीजंस। वेदर थ्रू हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे हम हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द गवर्नमेंट ऑर्गन्स, वर्टिकल शेयरिंग अक्रॉस डिफरेंट लेवल्स, और इंक्लूजन ऑफ डाइवर्स सोशल्स पॉलिटिकल ग्रुप्स, पावर शेयरिंग इंश्योर दैट ऑल वॉइसेस आर हर्ड एंड ऑल इंटरेस्ट आर कंसिडर्ड। तो पावर शेयरिंग यहाँ पे यही कह रहे, चाहे अलग पॉलिटिक ग्रुप्स हो, प्रेशर ग्रुप्स हो, या फिर जितने भी ग्रुप्स हैं अलग अलग प्रकार के, उनके इंटरेस्ट को, उनके हितों को सुना जाए और समझा जाए। द कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका, और जो विरोधाभासी उदाहरण देखा है हमने लेसन में बेल्जियम का और श्रीलंका का, क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट दैट अकोमोडेटिंग डाइवर्सिटी थ्रू पावर शेयरिंग लीड्स टू हार्मनी, कि जो सभी अलग अलग प्रकार की जो डाइवर्सिटी है किसी भी समाज में, कंट्री में, अगर उनको शेयर करेंगे तो उससे क्या होगी, हार्मनी यानी कि शांति होगी। देखो बेल्जियम ने तो क्या किया था, पावर शेयरिंग को अपनाया था, है ना। श्रीलंका ने क्या किया, पावर शेयरिंग को नहीं अडॉप्ट किया, उन्होंने क्या अपनाया, मेजोरिटेरियनिज्म को, जिसकी वजह से श्रीलंका में तो क्या हुआ, सिविल वॉर हुआ, और बेल्जियम में क्या आई, पीस एंड हार्मनी स्टैब्लिश हुई। वाइल इग्नोरिंग इट कैन लीड ए डेवास्टेटिंग कॉन्फ्लिक्ट, अगर इसको इग्नोर करेंगे तो हम पावर शेयरिंग को, तो क्या हो जाएगा, डेवास्टेटिंग यानी कि विनाशकारी, कॉन्फ्लिक्ट यानी कि विवाद हो जाएंगे। एम्ब्रेसिंग पावर शेयरिंग इज फंडामेंटल फॉर बिल्डिंग इंक्लूसिव, स्टेबल एंड जस्ट सोसाइटीज वर्ल्ड वाइड,
और हम इस पावर शेयरिंग को अपनाकर, एम्ब्रेसिंग मीन्स क्या है, अपनाकर, इज फंडामेंटल फॉर बिल्डिंग इंक्लूसिव, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेसिक ज़रूरत है किस चीज़ की, बिल्डिंग है इंक्लूसिव स्टेबल, जिससे कि हम एक स्थायी और सही सोसाइटी, समाज में, संसार में बना सके। तो उसके लिए हमारी पावर शेयरिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ये पिक्चर भी दे रखी, विनिंग द बैटल ऑफ आइडियाज़, यानी कि जो आइडियाज़ की जो बैटल है उसको कैसे जीता जाए, एक्सपोजिंग ग्लोबल ऑथोरिटेरियन नैरेटिव्स एंड रिवाइटलाइजिंग डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। यहाँ पे क्या करना हमने, जो ऑथोरिटेरियन नैरेटिव होते हैं ना, जैसे ऑथोरिटेरियन नैरेटिव क्या होते हैं, जैसे कोई तानाशाह होता है, वो अपना ऐसा नैरेटिव सेट करता है कि जैसे वो कर रहा है वो सही कर रहा है। जैसे अपने यहाँ पे भी नैरेटिव सेट किया जा रहा है अपने कंट्री में भी, कि वो जो हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा तो समाज में व्यवस्था बन जाएगी, नहीं, उसको यहाँ पे एक्सपोज करते हम दोबारा से रिवाइटलाइज करेंगे, कैसे, लोकतांत्रिक व्यवस्था यानी कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं उनको इस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेसन, पावर शेयरिंग अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स, अमंग द गवर्नमेंट्स एंड इवन आवर इंटरनेशनल बॉडीज। तो आई थिंक आपके लिए ये जो जितना भी एक्सप्लेनेशन था, एनालिसिस था हमारे लेसन का, वो इनफ है आपके फाइनल एग्जाम के लिए। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऑलमोस्ट हर कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया। तो ऐसी ही हमारे क्लासेस से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं।